राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। राहुल गांधी जी अगर सचेत होने की बात सरकार को कहें तो इसमें क्यों बुरा लगते हैं? I'd like to remind the Honorable Foreign Minister Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. भीतर से बाहर तक, देश से लेकर दुनिया के मंच तक, बॉर्डर पर कोहराम से लेकर चुनावी मचान तक बस एक नाम है, बस एक टारगेट है, मोदी और सिर्फ मोदी। तो क्या मोदी फैक्टर पर सीधा वार ही विपक्ष से लेकर पाकिस्तान तक का एक सूत्रीय एजेंडा है? क्या पीएम मोदी के लिए ऑन हो चुका है टू फ्रंट वॉर? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चाहे चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों की तरफ से मिला मुंहतोड़ जवाब हो, या आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बिलबिलाता बयान, सबकी जुबान पर एक नाम है, एक टारगेट, पीएम मोदी। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। I'd like to remind the Honorable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. पीएम मोदी को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि एक तरफ 9 दिसंबर को हुए भारत चीन फेस ऑफ को लेकर विपक्ष का निशाना मोदी पर है, तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की धोखेबाजी वाली चाल। तो सवाल यह है कि इन तमाम सियासी सियापे का टारगेट है क्या? दरअसल मुद्दा एक है, मंसूबा एक है, हर हाल में मोदी की मजबूती को तोड़ना, मोदी कल्ट को खंडित करना और मोदी को देश और दुनिया में बदनाम करना। इसमें फायदा दोनों का है, हिंदुस्तान को कमजोर देखने की चाहत रखने वाले दुश्मनों का भी और लोकतांत्रिक युद्ध में जनता के जरिए बार बार नकार दिए गए विपक्ष का भी। तो पहले विपक्ष की मोदी विरोधी राजनीति को समझिए। चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद बजाय भारतीय जाबाजों की पीठ थपथपाने के राहुल गांधी ने 4 वार किए। 1, चीन अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पीट रहा है। 2, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। 3, भारत सरकार नकार रही है और सो रही है। और 4, केंद्र चीन के खतरे को छुपा रहा है। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को यह नहीं मालूम कि चीन और पाकिस्तान किस तरह की धोखाधड़ी भरी चालें सरहद पार से चलते रहे हैं? अगर मालूम है तो फिर बजाय सरकार के साथ खड़े होने के, सरकार पर हमला करने की विपक्ष की नीति आखिर किसके फेवर में खड़ी दिखाई देती है, किसे कमजोर साबित करती है? यह हाल तब है जब एक वीडियो ये साफ तौर पर दिखा और बता रहा है कि कैसे चीनी सैनिकों को उनकी गुस्ताखी की सजा भारतीय सैनिकों ने दी। लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता से बेदखली की बेचैनी कांग्रेस आलाकमान के सिर चढ़ चुकी है
और तस्वीरें देखने के बजाय वो तस्वीरें गढ़ने में जुटी दिखती है। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। 62वीं याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी। चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब अजीब बेचैनी है सत्ता हासिल करने की। भारत को जोड़ने का मंत्र लेकर करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा का हासिल राहुल गांधी के लिए बस और बस मोदी विरोध ही है, जो बड़ी लकीर खींचने के बजाय ऐसी लकीर खींचते हैं जो दुश्मनों का मनोबल बढ़ाने और मोदी पर वार करने का हथियार बन जाता है। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है। राहुल मोदी के आरएसएस बैकग्राउंड पर निशाना साधते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भी मोदी और आरएसएस का जिक्र करते हैं। राहुल सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक को झूठ बताता है। राहुल ने पुलवामा हमले पर भी सवाल उठाए थे। पाकिस्तान ने भी पुलवामा हमले से खुद को अलग कर दिया। पीएम मोदी का कनेक्शन भारतीय सेना के साथ क्या है, ये पूरा देश जानता है। फिर चाहे वो 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख में पीएलए के साथ हुई झड़प में घायल जवानों से मिलने की बात हो, उनके चीनी सैनिकों को दिए गर्दन तोड़ जवाब पर हौसला बढ़ाने की बात हो, या फिर अरुणाचल में भारतीय जाबाजों की दिलेरी, पीएम मोदी ने देश के जवानों के साथ एक संवेदनशील रिश्ता कायम किया है। लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। राष्ट्राध्यक्ष का मजबूत होना देश का सशक्त होना है, खासकर तब जब मुद्दा देश के बाहर से आने वाली मुसीबतों का हो। तब यह और जरूरी हो जाता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के साथ दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। लेकिन तवांग में भारतीय सेना की तरफ से चीनी सेना को दिए गए पुष्ट खुराक के बाद विपक्ष की राजनीति का जो चेहरा दिखा, उसने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि उसकी सारी सियासत सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध की ही है। फिर चाहे वो कांग्रेसी नेता हों या फिर कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले भाईजान ओवैसी। प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। जिनकी पूरी राजनीति सिर्फ वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही हो, उनसे राष्ट्र की सुरक्षा के मसले पर एकजुटता की उम्मीद क्या नहीं करनी चाहिए? क्या ये सच नहीं कि 2014 के बाद से जितनी भी बार भारत की किसी भी सीमा पर अगर दुश्मन ने अपनी हदों को लांघा, तो उसको उसकी गुस्ताखी का सबक भारतीय सेना ने दृढ़ता के साथ सिखाया। लेकिन कुछ और तीखे प्रश्न हैं जिस पर लगता है राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। गांधी फाउंडेशन को 2005 से
और 6-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अगर चीन के विस्तारवादी एजेंडे और पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे के सामने दुनिया में कोई देश डटकर खड़ा हुआ है तो वह हिंदुस्तान है। और ये भी एक तथ्य है कि विस्तारवाद और आतंकवाद जैसे बेहद चुनौती भरे मुद्दों के खिलाफ संतुलित आक्रामकता के साथ मोदी ने दुनिया को एक्शन लेने को बाध्य किया है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहा है मोदी का वसुधैव कुटुंबकम का वो सूत्र जो दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता रहा है। लेकिन विपक्ष का एजेंडा राजनीति के लिए रार करने का है और कड़वा सच ये भी है कि इसी रार ने राजनीतिक मंच से विपक्ष को धकेल कर नेपथ्य में डाल दिया है। अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया है तो इसकी वजह है मोदी की राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता, जो वास्तव में मोदी के वैश्विक विजन का भी हिस्सा है, जिसमें मानवता, राष्ट्रहित, प्रतिबद्धता, संवेदना और शांति सबसे अहम है। आज अगर भारत ब्रिटेन को पीछे धकेलकर देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो इसमें मोदी के मेगा विजन का रिफ्लेक्शन दिखता है। मोदी रेजिम में नया भारत जीडीपी के 6 से 6.5% ग्रोथ रेट के साथ 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और भारत की यही उपलब्धि दुश्मनों को खटकती है। एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि विपक्ष जिम्मेदार हो। मोदी विरोध की राजनीति ने विपक्षी राजनीति को कहां पहुंचा दिया है, यह किसी से नहीं छुपा। फिलहाल ऐसा लगता है कि मोदी की घेरेबंदी वास्तव में 2 फ्रंट पर है, एक बाहर दुश्मन के फ्रंट पर, दूसरा घर के भीतर। अब ये विपक्ष को तय करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि घर के भीतर की घेरेबंदी दुश्मन को एक बड़ा मौका दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राजनीति वही बेहतर है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो। राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता हासिल करना या सत्ता में बने रहने की नीति नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष के अभी तक के सारे पैंतरे बस इसी एक दिशा में दिखते हैं। राहुल गांधी या ओवैसी जैसे नेता चीन की चर्चा करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि सरहदों की चिंता सिर्फ उन्हें। वो भी बखूबी जानते हैं कि पिछले 8 सालों में एलएसी पर जितनी तेजी से और जितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में विस्तारवादी चीनियों को पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। लेकिन विपक्ष को जानकारी लेने के बजाय हंगामा करने में भरोसा था, सो खूब हंगामा कसा गया। लेकिन जब चीनी सैनिकों को पीटकर भगाते भारतीय सैनिकों की जाबाजी भरी तस्वीरें सामने आई तो सियासी शोर तो रहा, लेकिन विपक्ष के दिल में सन्नाटा भर गया, क्योंकि मोदी को घेरने की विपक्ष की सारी घेरेबंदी चिंदी चिंदी कर हवा में उड़ गई। और सरकार की तरफ से एक बार फिर ताल ठोक कर कहा गया, 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है,
मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। नया भारत और नए भारत के शूरवीर चीन की 1962 के खुमारी को उतार देने में सक्षम है। ये संकेत गलवान और पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तानी जाबाजों ने पीएलए की गर्दन मरोड़कर दे भी दिया है। गलवान और पेंगोंग लेक पर हुए फेस ऑफ पर विपक्ष ने राजनीति का ऐसा ही वितंडा खड़ा किया था। तब भी पीएम मोदी एक तरफ एलएसी पर जारी टेंशन की पल पल की खबर ले रहे थे, तो सियासी फ्रंट पर विपक्ष के आरोपों को भी झेल रहे थे। चीन की जिस आक्रामकता के दुहाई देते राहुल गांधी आज छाती पीट रहे हैं, उस आक्रामकता का इलाज करने के लिए 2 साल पहले से ही मोदी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। और इसी का नतीजा है कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा बदलने की चीनी कोशिश नाकाम रही। बात सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। चीन की चालबाजी को देखते हुए पूरे एलएसी पर मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया है। 2022-23 में मोदी सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ का बजट 2500 करोड़ रुपए से रिकॉर्ड 40% बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए कर दिया। पिछले 5 साल में एलएसी पर बीआरओ ने 2089 किलोमीटर की सड़कें बना दी। 2021 में एलएसी से जुड़े राज्यों में 102 सड़कें और ब्रिज बनाकर कंप्लीट भी कर दिए गए। इसमें लद्दाख में ओमलिंग ला में 19,000 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड शामिल है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व पीएम मोदी समझते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आते ही जो पहले काम किए थे, उनमें सबसे पहले नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL का गठन था। NHIDCL को नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में हाईवे पर फोकस करने के लिए बनाया गया। NHIDCL से पहले बॉर्डर पर हाईवे निर्माण के लिए मुख्य तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीआरओ ही काम करते थे। NHIDCL के अलग एजेंसी के तौर पर नॉर्थ ईस्ट में फोकस करने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हुआ है। 2014 के पहले तक बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसलिए भी स्लो रहता था क्योंकि चीन के एग्रेसिव होने का डर था। यह भी डर था कि कहीं चीन नाराज न हो जाए, इसलिए धीरे धीरे काम होता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को बदल दिया और यही वजह है कि 2 साल से एलएसी पर चीन चिढ़ा हुआ है। लेकिन चाहे सदन के बाहर भारत को जोड़ने निकले राहुल गांधी हो या फिर सदन के भीतर उनकी पार्टी के नेता और उनके विपक्षी मित्र, तवांग मुद्दे के रूप में उन्हें एक मौका मिला है मोदी के खिलाफ भीतरी फ्रंट खोलने का। वैसे भी गुजरात इलेक्शन में तगड़ी हार की भड़ास निकालने का इससे बेहतर मौका ओवैसी और राहुल गांधी दोनों के लिए क्या होता। लेकिन दोनों की राजनीतिक रील तवांग की जनता को जच नहीं रही। अफवाह नहीं फैलाने से ठीक है। आप मुंबई में बैठ के, दिल्ली में बैठ के बात करना बहुत बड़ा बात है, लेकिन यहाँ की देखिए आप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ का लोकल आदमी है। ये काफी एक राहुल गांधी जी ने काफी मजाक वाला बात कह दिया है, क्योंकि वो देश के कुछ और कोने में और हम यहाँ पे लोकल्स, हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, यहाँ का सिचुएशन हम झेल रहे हैं कि किस तरह का है। मैं राहुल गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से यही एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या आप यहाँ पे हम का जगह में आप आया है क्या? कह रहे हैं कि ये हमारी सेना पीट रहे हैं। राहुल गांधी खुद आए और यहाँ पर देखिए कौन पीट रहा है और कौन जीत रहा है। देशभक्ति का आपके साथ जोर से हम कहना चाहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसी उद्घोष के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है भारतीय सेना के साथ, जो मजबूती पे एलएसी पर डटी हुई है और चीन की चालबाजियों को लगातार जवाब दे रही है। तो बात यह है कि मोदी का देश से कमिटमेंट अगर दुश्मन को 1 इंच जमीन न देने का है, तो मुमकिन यह भी है कि सियासी फ्रंट पर 1 सीट भी विपक्ष के हिस्से में न जाने का टारगेट भी मोदी सेट कर दे। खासकर राहुल गांधी की सियासत के लिए 2 फ्रंट वॉर अगेंस्ट मोदी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। योगी के यूपी से उनका बोरिया बिस्तर पहले ही गोल हो चुका है। गुजरात में भी कांग्रेस का बंटाधार हो ही चुका है। अब कहीं 2024 का फ्रंट
विपक्षी राजनीति का डिब्बा गोल न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।